तो हमको ये पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही एक काम का प्रोसेस है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, मेटल को प्योरीफाई करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में। आपको पता है बहुत सारे हमारे बर्तन ऐसे होते हैं जिनपे चांदी कोटेड होती है, सोना कोटेड होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, पेन वगैरह ऐसे होते हैं जो हम गिफ्ट करते हैं लोगों को। समझ हमारी बात? तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे मान लो हम सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा। हमको ये पता है कि सोडियम प्रोड्यूस कैसे करना है, पर कितना सोडियम प्रोड्यूस होगा या कितनी ऑक्सीजन लिबरेट होगी या कितनी हाइड्रोजन लिबरेट होगी, ये हमको आता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कितनी क्वांटिटी लिबरेट होगी, कितना करंट पास करने से। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि करंट पास करने के लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो हम कितनी एनर्जी खर्च करें, इससे जुड़ा है कि हम कितने पैसे लगा रहे हैं, कितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लगा रहे हैं। तो हम रिसोर्स एलोकेशन कैसे करेंगे? हम ऐसे ही तो करेंगे जब हमें पता चलेगा कि अच्छा इतना करंट पास करने से इतना सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कि हम कितना अमाउंट जो है प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, उसके लिए हमको कितना करंट पास करना पड़ेगा। उससे हम ये निकालेंगे कि हमको कितना करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पहली बात, उसके लिए एनर्जी कितनी लगेगी। इसमें जो हमारी मदद की वो करी माइकल फैराडे ने। किसने मदद करी? माइकल फैराडे ने। उन्होंने अपने 2 लॉ दिए, रेवोल्यूशनरी लॉ थे उनके जमाने में। स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर अमाउंट का करंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये पाना, ये बहुत ही मुश्किल काम था। तब करंट्स में इतने फ्लक्चुएशन होते थे, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। उस जमाने में जो उन्होंने रिसर्च करी ना भाई, हेड्स ऑफ है उनके लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिए? अपने लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस के। सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ देखते हैं, माइकल फैराडे ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने इतने टीडियस तरीके से, इतनी मेहनत के तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, उससे उन्होंने अनगिनत एक्सपेरिमेंट से सेम चीज को बार बार एस्टैब्लिश किया, तब जाके वो लॉ बना, तब जाके लोगों ने उनकी बात मानी। ठीक है, क्या थे? पहला लॉ है अपना फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहता है? ये सबसे मेन लॉ है। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। आप कितना चार्ज पास करवा रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वेट, अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट या डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, सिंपल सा लॉ है, पर इसको डिराइव करने में बहुत टाइम लगा था। ठीक है ना, याद रहेगा ये। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी देख लेंगे हम। तो अगर मान लो हमने करंट डाला है I एम्पियर्स का t सेकेंड्स के लिए, तो चार्ज कितना हो जाएगा? I इंटू टी, मतलब Q कूलम आया, वो I इंटू टी का प्रोडक्ट हम मान लेते हैं कैपिटल Q आया। और W ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड बाय Q कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? ये बराबर होगा W प्रोपोर्शनल टू Q प्रोपोर्शनल टू I T, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा Z। सो W इज इक्वल टू Z I T, या फिर W इज इक्वल टू Z इंटू Q, क्योंकि I इंटू T बराबर किसके होता है? Q के, चार्ज के। ठीक है, कूलम्स में बराबर होता है। बस सिंपल है। और Z की वैल्यू कितनी होती है? E, जो कि क्या है? इक्विवेलेंट वेट है, जो भी सब्सटेंस आप डिपॉजिट कराना चाहते हो उसका, अपॉन 96500, तो आपको पता ही है 1 फैरेड चार्ज होता है। ये कैसे आता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, समझ में आई बात? और 1 मोल में हमारा कितना सब्सटेंस होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये थोड़ा सा 96500 से कम आता है, उसको हम राउंड ऑफ करके एक अच्छा सा फिगर 96,500 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो E अपॉन 96500 इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू Q चार्ज, या फिर अगर करंट के टर्म्स में दिया है तो I करंट फॉर अ टाइम T। ठीक है ना। E क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ स्पीशीज डिस्चार्ज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये फिर से इक्विवेलेंट मास आपने क्यों ले लिया, मोलर मास क्यों नहीं लिया? इक्विवेलेंट मास निकालना कोई आसान काम होता होगा? आपको तो बच्चों का खेल लगता है, ऐसे नहीं होता। बस फिर मेरी आपसे एक ही बात होगी, मेरी आपसे ये बात होगी कि मान लो Fe है, ठीक है, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, तो Fe+2 भी बन सकता है, Fe+3 भी बन सकता है। और क्या बनेगा इस पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज कंज्यूम हुआ, क्योंकि अगर Fe+2 बना तो 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे 1 आयरन के लिए, मतलब
एक जो आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है ना। Fe+3 बना तो एक जो आयरन है वो क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो अगर हमने मोलर मास ले लिया आयरन का तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज इन्वॉल्व है यहां पे वो डिपेंड कर रहा है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किस स्टेट में हो रहा है, ठीक है। पर अब इक्विवेलेंट वेट का क्या कमाल होता है कि देखो, अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पे इवॉल्व हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा W/2। तो इसको कैपिटल M ले लेते हैं हम, मोलर वेट अपॉन 2, ठीक है। 3 निकले होंगे तो हो जाएगा मोलर वेट अपॉन 3। तो जो चार्ज है कितना वो अमाउंट मतलब कितना निकल रहा है वो अपने आप इक्विवेलेंट वेट में उसकी इंफॉर्मेशन समाई हुई होती है, इसलिए हम यहां पे इक्विवेलेंट वेट यूज करते हैं ना कि मोलर वेट, ठीक है। एक बात तो क्लियर हुई। और Z जो है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, और ये ऑब्वियसली अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। आयरन है तो अलग होगा, मैंगनीज है तो अलग होगा, कॉपर है तो अलग होगा, वगैरह वगैरह, है ना। जहां पे Q जो है अगर 1 कूलम हुआ तो फिर क्या होगा, W=Z हो जाएगा। जितना वेट डिपॉजिट होगा वो बराबर होगा आपके Z के। दस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेट इन ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट लिबरेटेड बाय द पैसेज ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेट हम किस में ले रहे हैं, ग्राम्स में ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ठीक है। किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ स्पीशीज ये हो गया E/96500 इज इक्वल टू Z, है ना, ठीक है। चलें आगे, चलो Z के यूनिट्स हो जाएंगे ग्राम पर कूलम। अब ये सवाल है, इससे आपको फील आएगी, कितने लीटर क्लोरीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM पे डिपॉजिट होगा बाय 100 एम्पियर करंट फ्लोइंग फॉर 5 आवर्स थ्रू मोल्टन NaCl। यहां पे जो टाइम है वो हम सेकंड्स में लेते हैं, तो पहले हम टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, E/96500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट डिपॉजिटेड आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वेट से हम वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमको टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है, ठीक है। करते हैं, चलो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि चार्ज कितना आया। तो चार्ज हमारा आया 18 × 10⁵, बहुत बढ़िया। अब W निकाल लेते हैं हम। सो W =ZQ = E/96500 × 18 × 10⁵। अब आप ये सोचोगे कि E तो अपने को पता ही नहीं है, पता है E अपने को। Cl2 गिविंग, यहां पे क्या हो रहा है, क्लोरीन इवॉल्व हो रही है तो उल्टा रिएक्शन हो रहा होगा एक्चुअली। 2Cl- गिविंग Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, Cl2 का मास, मोलर मास अपॉन 2, ठीक है ना भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की 71/2 विच इज इक्वल टू 35.5। तो हमारा W कितना आ गया, 18 × 35.5 अपॉन 96500 × 10⁵। तो ये बराबर आ जाएगा, 00 से हमने इसको काट के 10⁻³ बना लिया, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बराबर आएगा 662.2 ग्राम। इतना ग्राम क्लोरीन यहां पे इवॉल्व होगी। पर हमको तो क्या निकालना है, लीटर। तो ग्राम से आप लीटर नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। PV = nRT। आपको n निकालने के लिए क्या चाहिए कि कितना मास इवॉल्व हुआ, उसको मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। प्रेशर पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, R तो पता होता ही है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, पर उसको केल्विन में डालना है, काम हो जाएगा हमारा। सो वॉल्यूम ऑफ 71 ग्राम Cl2 at NTP is equal to 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 662.2 ग्राम Cl2 at NTP is equal to 22.4 के 1 मोल के लिए इंटू 662.2 अपॉन 71, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 208.9 लीटर्स। इतनी Cl2, इतनी वॉल्यूम Cl2 यहां पे इवॉल्व होगी, ये हमने पता लगाया। तो कितनी पावरफुल चीज है, हम एग्जैक्ट अमाउंट पता लगा सकते हैं कि भैया हमारे इलेक्ट्रोड्स पे कितना सब्सटेंस इवॉल्व या डिपॉजिट हो रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करो टाइम रिक्वायर्ड टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 0.005 mm थिक लेयर ऑफ सिल्वर, डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विद द पैसेज ऑफ 3 एम्पियर करंट थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अच्छा, 3 एम्पियर करंट हमको दिया हुआ है, हमसे टाइम पूछा है। सो बेसिकली यहां पे हमको Q की वैल्यू नहीं दी है। Z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या,
क्योंकि हमको सिल्वर का मास पता है और हमको ये पता है कि यहां पे जो है ऐसा कुछ रिएक्शन होता है, तो जो सिल्वर का मोलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास भी है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहां पे, ठीक है। तो हमको E की वैल्यू भी पता है, बस एक ही वेरिएबल बचा Q, ठीक है ना। तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखो आपको क्या दिया है, आपको वॉल्यूम दी है, यहां पे एरिया दिया है और थिक लेयर दी है, तो इससे वॉल्यूम निकल जाएगी। डेंसिटी भी आपको दी है तो उससे मास निकल जाएगा। सो W भी आपको पता है, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ Ag इज इक्वल टू 0.005 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 80, क्योंकि यहाँ पे आपको mm में दिया है ना, हमको उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट लाना है, तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर क्यूब। उसको आप क्या करो कि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा, ये किसके बराबर आया 0.42 ग्राम। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सो W इज इक्वल टू E अपॉन दिस, E की वैल्यू हमको पता है, W की वैल्यू हमको पता है I इंटू T, ठीक है। इसमें I की वैल्यू पता है तो हमारे को T मिल जाएगा। यहां से सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू दिस। तो जब आप इसको निकालोगे तो आपका T बराबर आएगा 125.09 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स तक 3 एम्पियर का आप करंट फ्लो करा दो 5 mm 0.005 mm थिक लेयर ऑफ सिल्वर, ये चढ़ जाएगी आपके मेटल सरफेस पे। अब आप इसको चांदी का बर्तन या फिर जो भी आप चीज पे चढ़ा रहे हो, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना, इस पे सिल्वर की कोटिंग होती है। तो ये तो बहुत ही कॉमन धंधे वाली बात है ना। एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया है हमने कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इसमें मतलब एनोड से कॉपर निकलेगा, कैथोड पे जाके चला जाएगा बाय अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स पासिंग फॉर 1 आवर। क्यू की वैल्यू हमको पता हो गई। व्हाट चेंजेस अकर, क्या चेंज होंगे इलेक्ट्रोड्स पे और सॉल्यूशन के अंदर। हमको अभी से ये पता है सॉल्यूशन के अंदर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुपचाप एनोड से निकलेगा, कैथोड पे जाएगा, सॉल्यूशन अनटच्ड रहता है। इवेंचुअली सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वगैरह में कुछ भी चेंज यहां पे नहीं आता, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो हमने कॉपर के लिए रखे। बस अब सिंपल ही तो है, हमको E भी पता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2 सल्फेट दिया है। मतलब रिएक्शन क्या हो रहा होगा कैथोड पे, रिएक्शन हो रहा होगा ये कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर, ठीक है ना। सो कॉपर 2 प्लस 63.5 इसका मास होता है, मोलर वेट। आपने कितना चार्ज यहाँ पे पास हुआ है 2 इंटू 96500, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 63.5 अपॉन 2। बस सिंपल है, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास इज इक्वल टू 10 इंटू 60 इंटू 60 36,000 कूलम्स। 2 इंटू ये चार्ज डिपॉजिटेड, इतना चार्ज 2 इंटू 96500 कॉपर का चार्ज माइनस मतलब 63.5 ग्राम जो है कॉपर को डिपॉजिट करता है। हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं यूनिटरी मेथड लगा के। तो 36,500 कूलम ऑफ चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा भाई, 63.5 तो किसने किया था 2 इंटू 96500 ने, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 36,000 से, तो आपके पास कॉपर डिपॉजिटेड आ जाएगा 11.84 ग्राम। और हमको क्या पता है सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। So 11.84 gram of copper will dissolve from the anode and same amount of this solution will get deposited on the cathode। तो जितना डिसॉल्व हुआ उतना ही डिपॉजिट हो गया, कोई चेंज नहीं आया। The concentration of the solution will remain unchanged, है ना। अगला है फैराडे का सेकंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ का ही एक डिराइव्ड वर्जन है, ठीक है ना। So this law states that the amounts of different substances deposited in different solutions at electrodes by passage of the same quantity of electricity are proportional to their equivalent mass। तो equivalent mass निकालने का एक और तरीका हमको मिल गया, और वो क्या है, वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है ना। बात तो वैसे सही है, आपने Q अमाउंट ऑफ करंट, Q अमाउंट ऑफ चार्ज वहां से पास किया, अच्छा, इनटू E अपॉन 96500 आपने ये किया, इज इक्वल टू कितना मास यहां पे डिपॉजिट हुआ। इसको आप नाप सकते हो, बिल्कुल नाप सकते हो, इसको नाप सकते हो, बिल्कुल नाप सकते हो। यहां पे आपको E पता लग जाएगा क्योंकि 96500 तो वैसे ही कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। बस सो W प्रोपोर्शनल टू E आया था हमारा, और इक्विवेलेंट मास यही तो है W प्रोपोर्शनल टू E, क्योंकि नीचे वाला 96500 कांस्टेंट, ठीक है ना। और जो हमने Q लिया है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने सेम करंट पास किया है दो अलग अलग सब्सटेंसेस के थ्रू, अलग अलग सॉल्यूशन के थ्रू। तो W प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। अगर W1 W2 be the amounts of two different substances deposited at electrodes and E1 and E2 be the equivalent weights respectively, तो हम क्या बोल सकते हैं W1 by W2 is equal to E1 by E2।
ये फैराडे के सेकंड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। तो इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सेम करंट वॉज पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड क्यूपरिक सॉल्ट। बहुत बढ़िया। क्यूपरिक सॉल्ट मतलब कॉपर इन +2, ये ध्यान रखना। क्यूप्रस मतलब कॉपर इन +1, क्यूपरिक मतलब कॉपर इन +2, ठीक है। इफ द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज 1.08 ग्राम। अरे बहुत बढ़िया। क्यों बहुत बढ़िया? क्योंकि सिल्वर का जो मास होता है वो 108 ग्राम होता है। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी। कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। W1/W2 इज इक्वल टू व्हाट? E1/E2। बस ठीक है। सो W1 हमको पता है क्या? पता है। W2 हमको पता है क्या? नहीं पता। E1 हमको पता है क्या? पता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या हो रहा होगा? कॉपर में क्या हो रहा होगा? कॉपर के लिए E कितना हो जाएगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वहां पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। सो 31.75। ठीक है, समझ आई बात? बस तो अब W2 की आप कैलकुलेशन कर लो। सो 0.3175 ग्राम कॉपर क्या है वहां पे डिपॉजिट होगा अगर 1.08 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है ऑन पासिंग द सेम करंट। ये एप्लीकेशन है फैराडे के सेकंड लॉ की। समझ में आई बात? अब हमको यहां पे एक बात तो क्लियर हो रही है। क्या बात है वो? कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अब जितनी आसानी से वो कंडक्टिविटी मतलब उसकी जो कंडक्टेंस है वो जितनी अच्छी होगी, जितनी आसानी से वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, हमको उतनी ही कम एनर्जी पंप इन करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा धक्का मार के इलेक्ट्रोलाइट्स को मूव कराना पड़ेगा इधर से उधर। क्योंकि आप ये बात समझना, देखो अगर मेरा कॉपर एनोड से डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, तो वो कहां जा रहा है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन वाला चल चल के कैथोड पे जा रहा है। तो जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट था, जो आयन था Cu2+, उसको चल के कैथोड तक जाना पड़ रहा है। जितनी आसानी से वो चल के जा पाएगा उतनी ही कम एनर्जी, उतना ही कम धक्का हमको लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा मुश्किल से जा पाएगा उतना ही ज्यादा धक्का हमको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कौन कितने अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टेंस क्या है हमारे सॉल्यूशन की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारी स्टडी में। तो जो अब अपना फोकस रहने वाला है वो इसी पर रहने वाला है कि भैया कंडक्टेंस का क्या, कैसे मेजर कर सकते हैं, किसकी कैसी होती है, ठीक है ना। और आयनिक में हमने एक चीज पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका क्या लेना देना है यहां पे इस पूरे एनालिसिस से, वो भी देखेंगे। ठीक है।